हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में मेरा नाम है प्रियम और आज मैं शुरू करने वाला हूं अपनी सेकंड ट्रैवल सीरीज़, जिसमें मैं कवर करूंगा सेंट्रल एशिया के कुछ फैसिनेटिंग से देशों को। अगले कुछ हफ्तों में हम देखेंगे पुराने सिल्क रोड के शहर, यूनिक कल्चर, ऊंची पहाड़ियां, लोकल फूड और हाँ, कुछ अनकही कहानियाँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। लेकिन हर सफ़र की शुरुआत परफेक्ट नहीं होती। रात के 12 बजे मेरी फ़्लाइट थी उज़्बेकिस्तान के लिए और मैं सोच रहा था कि शायद सब कुछ हवा में हो जाएगा, लेकिन इन रियलिटी कुछ और ही होता है। फ़्लाइट का टाइम सुबह मेरे को पता चला कि शाम के 4:45 कर दिया गया है और यहाँ चेक इन काउंटर पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, जैसे कि पूरा एयरपोर्ट ही मेरे चेक इन काउंटर पे आ चुका है। और असली टेंशन डिले नहीं है, असली टेंशन ये है कि मेरे पास रिटर्न टिकट अभी है नहीं। तो कई कंट्रीज़ इमिग्रेशन पे रिटर्न टिकट मांगती हैं और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो दोस्तों, चेक इन काउंटर पर पहुंचते ही पहले प्रॉब्लम सामने आ गई थी। स्टाफ ने मुझे रिटर्न टिकट मांगी और मैंने उन्हें अपना पूरा ट्रैवल प्लान समझाने की कोशिश करी कि मैं सेंट्रल एशिया की मल्टीपल कंट्रीज़ कवर करने वाला हूँ और अभी रिटर्न डेट फिक्स नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ बोल दिया कि या तो रिटर्न टिकट दो या फिर मतलब हम आगे जाने नहीं देंगे। अब मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो मैंने वहीं पे फटाफट अपनी टिकट बुक करी और फिर चेक इन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और उसके बाद सिक्योरिटी में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ स्मूथली हो गया। बस डिले और लंबी लाइन की वजह से हमारा काफ़ी टाइम निकल गया था और एंड में सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मतलब वो आके कॉल दिए जा रहे थे, मतलब फाइनल कॉल में ही मैं आके अभी चढ़ा हूँ और फ़िलहाल फ़्लाइट पूरी खाली पड़ी है। जब मेरे आसपास भी सब कुछ खाली है और यहीं से हमारी ऑफिशियली सेंट्रल एशिया की ट्रिप शुरू होती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे उज़्बेकिस्तान में। दोस्तों, फाइनली 2 घंटा वेट करने के बाद हमारी फ़्लाइट चल चुकी है, अभी रनवे पर ही है। और पहले जैसे मैंने बताया, सुबह फ़्लाइट 12:10 की थी, उसके बाद 4:35 की हुई, फिर उसके बाद अब टाइम दिखाता हूँ मैं आपको। 6:21 हो रहा है और चल रही है अभी। और आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सी फ़्लाइट बुक करी थी, तो ये सेंट्रल मेयर है। तो अभी लगेंगे 2.5-3 घंटे ताशकंद पहुंचने में, तो वहाँ जाके मिलते हैं आप। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी कंट्री नंबर 4 और सेंट्रल एशिया सीरीज़ की कंट्री नंबर 1 उज़्बेकिस्तान में। और फ़िलहाल हम मौजूद हैं इसके कैपिटल सिटी ताशकंद में। उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक लैंडलॉक्ड देश है जो कि 4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये सिर्फ ऐसे 2 देशों में से एक है जो कि डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ में से एक है, जिसका मतलब है कि ना कोई इसका समुंदर से कोई कनेक्शन है, ना कि जो इसके आस पड़ोस की कंट्रीज़ हैं उनका कोई समुंदर से ऐसा कनेक्शन है। ये अपने बॉर्डर्स अपने आसपास की 5 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है, जिसमें अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान आते हैं। रात को फ़्लाइट डिले होने की वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो इमिग्रेशन बहुत स्मूथली हो गई थी। उन्होंने मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। उसके बाद मैंने वहीं से ही लोकल सिम ले ली थी और वहीं से ही मैंने अपने डॉलर्स को उज़्बेक सोम में कन्वर्ट करवा लिया था, जो कि बहुत अच्छे रेट में मिल गए थे। जो लाइव रेट चल रहा था ना, बिल्कुल अप्रॉक्स वही सेम रेट था। अभी हम निकल रहे हैं ताशकंद मेट्रो की तरफ और ये कोई नॉर्मल मेट्रो नहीं है। सोवियत यूनियन के दौरान ताशकंद मेट्रो को सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में नहीं, बल्कि न्यूक्लियर शेल्टर के रूप में भी डिज़ाइन किया गया था। इसी वजह से काफ़ी सालों तक यहाँ फ़ोटोग्राफी करना और स्टेशंस की फ़ोटो लेना तक भी अलाउड नहीं था। मेट्रो की शुरुआत 1977 में हुई थी और ये सेंट्रल एशिया की पहली मेट्रो सिस्टम भी है। आज भी इसके कई स्टेशंस किसी अंडरग्राउंड म्यूज़ियम से कम नहीं लगते। मार्बल की वॉल्स, बड़े बड़े शैंडलर्स और सोवियत आर्किटेक्चर की झलक आपको हर स्टेशन पर देखने को मिल जाएगी। चोरसू मेट्रो से बाहर निकलते ही हम पहुंच गए हैं चोरसू बाज़ार, जो सिर्फ एक मार्केट नहीं
बल्कि उज़्बेकिस्तान की हिस्ट्री का एक ज़िंदा हिस्सा है। कहा जाता है कि सिल्क रोड के ज़माने से यह जगह ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स का मिलने का पॉइंट रही है और आज भी यहाँ वही पुरानी सेंट्रल एशियन वाइब्स महसूस होती है। बाज़ार के अंदर हर तरफ रंग बिरंगे मसाले, ड्राई फ्रूट्स और लोकल प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं। जीरा, सैफरन, किशमिश, बादाम और ड्राइड एप्रिकॉट्स की खुशबू और कलर्स पूरा एटमॉस्फेयर ही अलग बना देते हैं। और अगर फूड की बात करें तो गर्मा गर्म सामसा, फ्रेश उज़्बेक नॉन और लोकल स्ट्रीट फूड हर जगह मिल जाता है। अगर आप ताशकंद आए हैं तो चोरसू बाज़ार को एक्सप्लोर किए बिना आपकी जर्नी डेफिनेटली अधूरी है। फ़िलहाल मैंने कर दिया अपने हॉस्टल से चेकआउट और अभी हम जा रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए मुझे यहाँ से बस पकड़नी है। और ये रहा यहाँ का बस स्टैंड, बस स्टॉप। तो दोस्तों मेट्रो से हमने एग्जिट करके यहाँ पे इनका बस स्टॉप है और यहाँ से हमने समरकंद की बस ले ली है, जिसका रेट है 70,000 उज़्बेक सॉन्ग। और अभी ये थोड़ी देर में बस चलने वाली है। बैग हमने अपना लोड कर दिया है, पानी लिया अभी और अभी बैठते हैं। तो दोस्तों अगर आप ताशकंद से समरकंद जा रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे आप बस, ट्रेन, कैब, कारपूल कुछ भी कर सकते हो। बस अगर मैं सबसे बजट ऑप्शन बताऊं तो मेरे ख्याल से वो बस है। बस का किराया आपको 7, 8, 9, 10 मतलब इसी रेंज में मिलेगा। फ़िलहाल मैंने अपनी बस का किराया दिया है 70,000 सोम और ऐसे कुछ मेरी बस दिखती है। ताशकंद से समरकंद आपको पड़ जाएगा मतलब 300 किलोमीटर के अराउंड पड़ जाएगा, जो कि ले लेगा 5 से 5.5 घंटे। और चलते हैं अभी वहीं जाके आपको मैं दिखाता हूँ। बाहर बहुत गंदी धूप हो रही है बट सही हुआ यार, मतलब इस टाइम बस मिल गई, खड़ी मिल गई, तो चल के सीधा वहीं मिलते हैं हम समरकंद में। तो दोस्तों हमारी बस दोपहर 1:30 बजे ताशकंद से समरकंद के लिए निकली थी और मुझे लगा कि सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, लेकिन ट्रैवल में अगर सब प्लान के अकॉर्डिंग हो जाए तो फिर मज़ा ही कैसा है। बस समरकंद पहुंचने वाली थी लेकिन मुझे रेगिस्तान स्क्वायर जाना था। मैंने कुछ लोकल से रास्ता पूछा तो उन्होंने बताया कि रेगिस्तान स्क्वायर यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। तब पता चला कि बस उस एरिया में रुकती ही नहीं है और मेरा स्टॉप पीछे रह चुका है। मैंने बस ड्राइवर से भी बात करी लेकिन उसने भी वही बोला कि सब कुछ नहीं हो सकता, स्टॉप बहुत पीछे चला गया। अब रात भी होने वाली थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा जो भी बस का एंड स्टॉप होगा मैं वहां पे कुछ हॉस्टल या फिर होटल देख के वहीं पे आज अपना दिन ख़त्म कर दूंगा। बस का फाइनल स्टॉप निकला नवोई। नवोई पहुंचकर मैंने अगोड़ा से होटल बुक करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ एक नई प्रॉब्लम मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे नंबर पर OTP नहीं आ रहा था। ईमेल्स पर जो OTP आ रहे थे सिस्टम उसे गलत बता रहा था। 3 बार ट्राई करने के बाद मेरा कार्ड होगा टेम्परेरीली ब्लॉक। अब ना ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी, ना ही मेरे पास और कोई प्रॉपर बैकअप प्लान था। मैंने डायरेक्ट होटल में जाके बात करी तो उन्होंने जो रूम का प्राइस बताया वो ऑनलाइन प्राइस से 3 गुना ज़्यादा था, मतलब वो मांग रहे थे 500,000 सोम। तब मैंने सोचा कि यार शायद मतलब समरकंद और नवोई दोनों ही मेरी किस्मत में नहीं है, तो मैंने प्लान बदल दिया। मैंने एक कैब बुक करी और सीधा पहुंच गया नवोई के रेलवे स्टेशन पर। अब यहाँ कुछ देर में हमारी ट्रेन आने वाली है बुखारा के लिए, तो देखते हैं कि सेंट्रल एशिया की जर्नी का अगला चैप्टर बुखारा में कैसा रहता है। तो दोस्तों नवोई से ट्रेन पकड़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं फ़िलहाल बुखारा में। और बुखारा ट्रेन स्टेशन से हमने ली थी मिनी बस, जिसने हमें उतारा यहाँ पे सिटी सेंटर में, और उसका किराया था कुछ 4,000 उज़्बेक सोम। अभी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेरा हॉस्टल है। हाँ, कल से पूरा दिन हो चुका है यार ट्रैवल करते करते। अब जाके आराम से रेस्ट करना है बस, क्योंकि रात को भी सही से सो नहीं पाया था। ट्रेन में भी थोड़ी देर सोया, फिर अपना स्टॉप आ गया था। तो चलते हैं यार अभी हॉस्टल की तरफ, देखते हैं यहाँ पे सामने से राइट में ही
शो कर रहा है गूगल मैप पे। तो यार आप एक बार ना गलियां देखो और ये बिल्डिंग, अब लग रहा है ना कुछ आए हैं हम, नहीं तो अभी तक तो सारा ऐसे नॉर्मल सा ही दिख रहा था। दोस्तों नहा धो के हो चुके हैं हम रेडी, पीछे था मेरा हॉस्टल। अभी जा रहे हैं कुछ ग्रोसरी का सामान लेने, सोच रहा हूँ आज खुद से ही बना लूँ मैं। और ऐसा है कुछ आसपास का एरिया जहाँ पे मैं रुका हूँ बुखारा में। और अभी वापस जाते हुए भी अपने हॉस्टल का एक छोटा सा आपको टूर दिखाऊंगा कि कैसा है, मतलब अच्छा बना रखा उन्होंने। तो दोस्तों पीछे से ग्रोसरी स्टोर था, वहाँ से हमने कुछ ये अंडे ले लिए, ब्रेड ले लिया और एक दूध भी ले लिया। अभी जाके इसको बनाएंगे और खा के थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो यार इन गलियों में से होते हुए है मेरा हॉस्टल। तो ये है मेरा हॉस्टल, इसको गेट खोलते हैं ऊपर। ये यहाँ की छोटी सी लॉबी हॉल कह लो। और यहाँ पे मेरा रूम है और यहाँ पे जाके किचन है। तो ये है उज़्बेकिस्तान की एक फेमस ब्रेड, इसका नाम मेरे को पता नहीं है, यही मिलती है यहाँ पे। ये दूध और ये अंडे। अब बना के दिखाता हूँ क्या बनता है। तो दोस्तों हॉस्टल में अपना रेस्ट करके थोड़ी सी नींद पूरी करके अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बुखारा एक्सप्लोर करने। यहीं पे सामने ही मेरे हॉस्टल के पास एक तो चौर मीनार मोनूमेंट है, तो सबसे पहले वहीं चल के आपको वो दिखाते हैं। तो ये है चौर मीनार, मतलब चार मीनारें। इस इमारत के चारों कॉर्नर्स पर एक एक छोटी मीनारत खड़ी है, हर एक अपने अलग डिज़ाइन और टर्कोइस गुंबद के साथ। ये बनवाया गया था साल 1807 में एक अमीर तुर्कमन व्यापारी खालिफ नियाज़कुल के द्वारा। पर एक ट्विस्ट है, जो आज हम देखते हैं वह पूरी मदरसा नहीं, सिर्फ उसका दरवाज़ा है। पीछे का बड़ा कॉम्प्लेक्स वक्त के साथ साथ ढह गया और सिर्फ ये खूबसूरत गेटवे बचा रह गया। सबसे दिलचस्प बात, हर मिनारत का डिज़ाइन अलग धर्म की झलक देता है। लोग कहते हैं ये चार धर्मों की एकता का प्रतीक है। और एक राज की बात, 1995 में ज़मीन के नीचे बहते पानी की वजह से एक मिनारत गिर गई थी। यूनेस्को को इमरजेंसी में आना पड़ा और इसे सीमेंट और स्टील के साथ दोबारा खड़ा करना पड़ा। अब हम चलते हैं बुखारा के दिल में पोई कल्याण के पास, एक दूसरे के सामने खड़ी दो अजीम इमारतें। पहली राइट साइड में उलुग बेग मदरसा 1417 में बनाई गई, जिसे बनवाया था तैमूर के पोते और मशहूर खगोल शास्त्री मिर्ज़ो उलुग बेग ने। इसकी दीवारों पर सिंपल ज्योमेट्रिक और अस्त्रल पैटर्न्स हैं, जो कि एक साइंटिस्ट की सोच की झलक दिखलाती है। और इसके बिल्कुल सामने खड़ी है अब्दुल अजीज़ मदरसा, 200 साल बाद 1652 में जो कि बनाई गई थी। यहाँ बुखारा की पूरी जर्नी दिख जाती है, रंगीन फूलों जैसी डिज़ाइंस, चाइनीज़ ड्रैगन और मिथिकल सिम्बोर्ग बर्ड की तस्वीरें। पर इसमें एक अधूरी कहानी भी है। खान को गद्दी से हटाने के बाद काम वहीं रुक गया था। दोनों मदरसों की जोड़ी जहां खड़ी है, वहां से कुछ ही कदम दूर शुरू होता है एक पुराना रास्ता, तोकी ज़ारगारोन बाज़ार, यानी ज्वेलर्स का गुंबदर मार्केट। सदियों पहले यहाँ से व्यापारी रेशम, मसाले और गहने लेकर गुजरते थे। धूप से बचते हुए इन गुंबदों के नीचे अपना सामान बेच खरीद करते थे। और जैसे ही बाज़ार ख़त्म होता है, सामने खुलता है बुखारा का सबसे अजीम मंजर, पोई कल्याण कॉम्प्लेक्स। यहाँ खड़ी है कल्याण मीनारत, 1127 में बनाई गई, कभी सेंट्रल एशिया की सबसे ऊंची इमारत, जिसके 104 सीढ़ियों से कारवांस को रास्ता दिखाया जाता था।
इसके एक तरफ है कल्याण मॉस्क, जिसमें 12,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, और दूसरी तरफ खड़ी है चमकती मिर-ई-अरब मदरसा। एक बाजार के रास्ते से होते हुए हम पहुंच गए बुखारा के सबसे अजीम स्क्वायर तक, जहां पावर, व्यापार और इबादत तीनों एक साथ सांस लेते हैं। दोस्तों फिलहाल हम खड़े हैं बुखारा के सबसे आइकॉनिक स्पॉट्स में से एक आर्क ऑफ बुखारा के सामने। अभी आप सामने देख रहे हैं वेस्ट गेट, जो बनाया गया था 1742 में नादिर शाह के दौर में। ये कभी एक पूरा शहर के अंदर शहर था। टिकट लेने के लगभग 60,000 उज़्बेक सोम खर्च होते हैं। थोड़ा सा दाम ज़्यादा है, पर जो अंदर मिलता है वो उसके कई गुना ज़्यादा है। और ऊपर चढ़ते ही ये व्यू, यहाँ से पूरा पुराना शहर दिखता है, घर घरों के गुंबद और दूर तक फैली बुखारा की गलियाँ। सदियों पहले यही नज़ारा बुखारा के अमीरों ने भी देखा होगा, अपने राज को ऊपर से निहारते हुए। आर्क का इतिहास बुखारा जितना ही पुराना है, 5वीं सदी से भी पहले का। ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि अपने आप में एक छोटा सा शहर था, जहाँ आमिर का महल, खजाना, जेल और दरबार सब कुछ एक ही जगह मौजूद था। सदियों तक ये बुखारा के शासकों का घर रहा, बार बार टूटा और बार बार दोबारा खड़ा हुआ। पर 1920 में सब कुछ बदल गया, जब सोवियत रशिया की फौज ने इस पर हमला किया और आर्क का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। जो आज बचा है वही है जो आप देख रहे हो। तो दोस्तों ये था हमारा बुखारा का लास्ट स्टॉप। अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो किया है तो उसका नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसको भी ज़रूर प्लीज़ फॉलो करना। बाय बाय।